चलो स्टार्ट करें। ये चित्र मैंने इसलिए बना दिया है कि कैटमिस नाम को ऐसे नोट्स में बना हुआ है। हेडिंग जूल का नियम। जूल का नियम। अब देखना जूल ने जो नियम दिया वो क्या था। उन्होंने माना कि दो बल्ब है ए और बी। क्या है? दो बल्ब है ए और बी। ए में तो इन्होंने कोई गैस भर दी, और बी को निर्वात समझकर खाली छोड़ दिया। माना कि बी क्या है? निर्वात में है। दोनों को इसे ऐसे करके स्टॉपर की सहायता से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? स्टॉपर की सहायता से जोड़ा। बच्चों क्या किया? ध्यान समझ से चला। बहुत ही सिंपल है और पेपर में भी बहुत पूछता है, बहुत मजा भी आने वाला है स्टॉपर को पढ़ने में आपको। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, व्युत्क्रम ताप, इनवर्स टेम्परेचर, और खत्म करेंगे। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान लो 2 या 3 दिन लेगी, और उसके बाद हम चलेंगे थर्मोडायनामिक्स सेकंड की ओर। अब देखना मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला कि दो बल्ब है ए और बी, और ये दोनों बल्ब जिसके अंतर्गत दोनों बल्बों को मैंने एक स्टॉपर की सहायता से जोड़ दिया है। किसकी सहायता से? स्टॉपर की सहायता से जोड़ा है। मैंने कहा कि बल्ब ए में तो कोई गैस भर दी और बी को निर्वात समझकर खाली छोड़ दिया। इन बल्बों को दोनों को स्टॉपर की सहायता से जोड़कर एक पानी से भरे पात्र में रख लिया, यानी कि जल से भरे पात्र में रखा है। और जल से भरे पात्र में रखने के बाद इसमें लगा दिया एक थर्मामीटर। क्या लगा दिया? एक थर्मामीटर लगा दिया है। इसके बाद क्या किया? हमने स्टार्ट किया। मैंने इस स्टॉपर को यहां से खोल दिया। मैंने स्टॉपर को यहां से जैसे ही खोला, मैंने ये स्टॉपर का इस तरीके से ऊपर की तरफ खोला तो ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ना हो। ये स्टॉपर ऐसे है, ये पकड़ा, ये हटा दो ऊपर की तरफ। तो क्या होगा? गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होगी या नहीं होगी? प्रवाहित होगी या नहीं होगी? गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन ये कब तक होगी प्रवाहित? जब तक कि दोनों की क्या ना हो जाए, दोनों की सांद्रता इक्वल ना हो जाए। दोनों, ये तो हम जानते हैं कोई चीज अधिक से कम की ओर जा रही है और कब तक बनेगी वो? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो क्या कहा मैंने? ये तब तक स्टॉपर को हम खोल के रखेंगे जब तक कि दोनों में सांद्रताएं क्या हो जाए? समान ना हो जाए। सबसे पहले ये स्टॉपर को खोलने से पहले बता दूं कि टेंपरेचर नोट करेंगे। क्या करेंगे? टेंपरेचर नोट करेंगे। अभी मैं इसको क्लियरली एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं कि कैसे करना है हमें। मैंने क्या बोला? मैंने क्या किया? मैंने दो बल्ब ले लिए ए और बी। इन दोनों बल्बों में से एक में तो भर दी मैंने गैस, और दूसरे को मैंने खाली छोड़ दिया है। क्या किया है मैंने? दूसरे को खाली छोड़ दिया है। जैसे ही मैंने इसको स्टॉपर से जोड़ा, स्टॉपर को मैंने हटाया, गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगेगी। और कब तक प्रवाहित
जब तक कि दोनों की दोनों सांद्रताएं क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। होगा या नहीं? जैसे ही दोनों सांद्रताएं बराबर होंगी, दोनों की सांद्रताएं बराबर होंगी, ऑटोमेटिकली बात है कि अपने आप ही इसका प्रभाव रुक जाएगा। तो हम स्टॉपर को क्या कर देते हैं, इसको वापस लगा देते हैं। स्टॉपर को लगाने के बाद इन दोनों का प्रभाव रुक जाएगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो आप टेम्परेचर नोट करेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे तो टेम्परेचर कुछ जा ही नहीं रहा था। देखना दोबारा समझाऊं फिर ये, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आपको बता दो मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉ है और आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। देखना आ रही है ना, आप क्लियर है? ठीक है चलो चलते हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जूल का नियम है, जूल का नियम मैंने क्या कहा कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखेंगे हम, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगी कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप एग्जाम के अंतर्गत। क्या किया जूल ने, क्या किया कि दो बल्ब लिए ए और बी, दोनों बल्बों को एक दूसरे से स्टॉपर की सहायता से जोड़ दिया है। सीधी सीधी सी बात है, ऐसे दो बल्ब हैं, दोनों के बीच में स्टॉपर लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसे होगा, जैसे मानो ये दो इस तरीके से हैं, ये दो बल्ब हैं और इन दोनों को स्टॉपर की सहायता से इस तरीके से रोक दिया है, ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, एक में तो भर दी गैस, एक में तो क्या भर दी, गैस भर दी और दूसरे को खाली छोड़ दिया बच्चों। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब यहां पे लगा दिया थर्मामीटर, पानी के भरे पात्र में रख दिया इन्हें। जैसे ही थर्मामीटर लगाया तो उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, जब स्टॉपर खोलने से पहले उन्होंने क्या किया, फिर स्टॉपर को ऐसे खींच दिया। स्टॉपर को जैसे खोला तो अब क्या होगा, उच्च दाब से गैस कहां चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, जाने लगेगी, अपने आप ही प्रवाह होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों की दोनों सांद्रताएं इक्वल ना हो जाएं। जैसे ही दोनों सांद्रताएं इक्वल होंगी, जैसे ही दोनों सांद्रताएं इक्वल होंगी, आप स्टॉपर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। स्टॉपर को बंद करेंगे तो क्या होगा, गैस का प्रवाह रुक जाएगा। अब टेम्परेचर नोट करेंगे तो देखेंगे जैसा टेम्परेचर पहले था वैसा अब है। मतलब क्या है भाई, ये क्या चीज हो गई, ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब समझना, जूल ने कहा कि गैस जो है वो जब हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं तो वह गैस शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है। अरे टेम्परेचर में परिवर्तन ना आने का मतलब क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन ना आने का मतलब यह है कि कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ ऐसा होगा। अब देखो कि मैडम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो अब ये होगा, यहां मैंने पिस्टन लगा दिया ना, बाहर इसमें गैस भर दी ना, पिस्टन ऊपर उठा ना नीचे गया, सिर्फ और सिर्फ गैस के कण यहीं टक्कर करते रहे एक दूसरे से। तो ऐसे समय में जब पिस्टन, अरे जब तक नहीं होगा, जब तक सराउंडिंग्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, और जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर मैं कैसे कह दूं कि सराउंडिंग के टेम्परेचर में परिवर्तन आए या सिस्टम के। तो इसमें जब चेंज ही नहीं हुआ तो ये मान के चलते हैं कि गैस क्या करती है, शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है। किसके, शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है। और ऐसे समय में जब शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगी तो कार्य हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अरे जब W बराबर PdV होता है, जब P जीरो हो गया, जब दाब ही नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है, तो W बराबर क्या जीरो नहीं होगा। अब जब W बराबर जीरो होगा तो डेल्टा E बराबर, मैडम आप तो यहीं लेके आ जाती हो, पर इसीलिए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का बहुत महत्व है, इसीलिए तो पेपर में बहुत पूछता है वो। जरा रखना, डेल्टा E बराबर क्या आ गया, Q। आया या नहीं, यहां तक समझ में आया या नहीं? डेल्टा E बराबर Q हुआ। अब क्या हुआ, ये Q ऊष्मा क्या है, ध्यान होगा, ऊष्मा क्या थी, एनर्जी एक्सचेंज करने का एक तरीका है। तो आपको मैंने ध्यान होगा तो ऊष्मा को जब परिभाषित किया था तब मैंने कहा था कि ऊष्मा परिवर्तन तब संभव है
जब किन्हीं दो सिस्टम या सराउंडिंग के बीच ताप परिवर्तन संभव हो जाए। ध्यान है कि नहीं? मैंने आपको क्या कहा था? ऊष्मा जब परिभाषित होगी जब दो सिस्टम या सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर इक्वल है तो Q बराबर 0 होगा या नहीं? जब Q बराबर 0 होगा तो डेल्टा E बराबर 0 होगा या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे चैट के थ्रू बताओ कि मैडम हमें कोई प्रॉब्लम है, इसे आप वापस समझा दो। तो वापस समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दो। आ गया? ओके, वेरी गुड। अब क्या कहा मैंने? अब क्या कहा? इस प्रसार को एक्चुअली मुक्त प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शून्य दाब के विरुद्ध, अरे मतलब मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, गैस अपने आप प्रसारित हो रही है। मुझे ओके, देखिए मैंने क्या किया, ये दो बल्ब हैं, ठीक है, ए और बी। ये जो बल्ब ए है इसमें गैस भरी हुई है और बी को क्या कर दिया है? खाली छोड़ दिया है। बी को यहां पे मैंने खाली छोड़ा है। ए से क्या कर रही हूं मैं? स्टॉपर से इन्हें आपस में जोड़ा है और टेम्परेचर लगा दिया। थर्मामीटर ऐसे लग रहा है, थर्मामीटर, ये पानी के अंदर थर्मामीटर मैंने लगा दिया है, सेट किया है। ये जूल का अपना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे उसने सेट किया होगा, उसी के आधार पर तो निकाला होगा। अब क्या किया? अब क्या किया? टेम्परेचर नोट किया। सबसे पहले मैंने कोई काम नहीं किया, बल्ब को स्टॉपर से जोड़ के एक बल्ब में गैस भर दी और दूसरे बल्ब को खाली छोड़ दिया, यानी कि उसको कहते हैं निर्वात पैदा करना। तो मैंने क्या किया? अब जैसे ही मैंने इस पिस्टन को यानी कि इस स्टॉपर को ऊपर खींचा, ये खुलेगा या नहीं खुलेगा? अरे ये मानो ये स्टॉपर ऊपर खिसक गया, तो आपको ये दिख नहीं रहा ये दोनों जोड़ रहा है एक दूसरे से। ये खिसकेगा तो क्या गैस यहां से, गैस को रोक पाओगे क्या? गैस तो अपने आप जाएगी, आप कौन होते हो रोकने वाले? तो आप क्या है कि गैस अपने आप ही, तो हर चीज की प्रॉपर्टी होती है, हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, निम्न उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो ये क्या करेगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी कि ए से बी की ओर गमन स्टार्ट होगा या नहीं? ये कब तक होगा? जब तक कि ए और बी में गैस इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों में गैस बराबर होगी अपने आप ही प्रभाव रुक जाएगा। फिर भी अगर कोई टेम्परेचर में डिफरेंस देखने के लिए मैंने स्टॉपर को वापस लगा दिया। जैसे ही स्टॉपर को वापस लगाया मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया। मैंने टेम्परेचर नोट किया तो जितना पहले आ रहा था उतना ही अब आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जूल ने ये निकाला कि कोई ताप में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ए में भरी हुई गैस बी में जाने के लिए शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करती है। यानी कि कहने का मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन, अरे टेम्परेचर में परिवर्तन आने का मतलब यह है कि इसने कुछ सराउंडिंग के साथ क्रिया की है। अब जब उसे पता है कि जब ये तो प्रयोगों से सिद्ध है कि टेम्परेचर में चेंज आया ही नहीं, और जब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आया तो इन्होंने देखा कि ये क्या कर रही है? शून्य दाब के विरुद्ध कार्य कर रही है। अब जब शून्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगी तो फॉर्मूले में W इक्वल टू PdV में P की वैल्यू रखना। P की वैल्यू रखो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ तो चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं है। जब P 0 तो W भी 0। अब W बराबर 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूले में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखना, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W। तो यहां से क्या गया? डेल्टा E बराबर Q। अब मैडम Q बराबर 0 कैसे किया? तो ऊष्मा की परिभाषा जरा फिर से रिमाइंड करो कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि ऊष्मा तभी, ऊष्मा का एक्सचेंज यानी कि ऊष्मा एक से दूसरी ओर, हम ऊष्मा ज्ञात सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। हीट, इस दुनिया में हीट तभी परिभाषित होगी जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कोई चीज जा रही होगी तब जाके टेम्परेचर हीट को डिफाइन करते हैं हम। अगर ध्यान हो तो ऊष्मा की क्लास देखना आप रिपीट करके कि मैंने वहां पे आपको हीट समझाया, वर्क एंड हीट। तो मैंने क्या बोला? तो Q इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। जब ताप में ही डिफरेंस नहीं है, ताप में डिफरेंस नहीं है तो Q इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में रखना डेल्टा E बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब आया कि नहीं आया? बताओ। ओके, चलिए अब आगे चलें। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है इसका, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम, हमें यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूं? कोई है टैलेंटेड स्टूडेंट जो बता सकता है मैडम अब इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं कि मैं मतलब पता लगाऊं कि मैं क्या करूं? बताओगे? कोई है इतना कि जो बता सके कि मैडम अब अगले, थोड़ा तो इसमें तो क्या है, थोड़ा आपको माइंड से सोचना पड़ता है। पूरी थर्मोडायनेमिक्स भी इसी पर डिपेंडेंट है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब मैं आगे क्या करूं। तो बताओ।
क्या मैं ये नहीं कर सकती मैडम, ई है हमारे पास, कुछ और नहीं है, तो माना ई फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। आया या नहीं आया याद? जब ई फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो इसका डिफरेंशियल कर दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे? डेल ई ओवर डेल टी, टी के सापेक्ष जब v को नियत किया, इसका डिफरेंशियल क्या, डी टी प्लस डेल ई ओवर डेल वी, v के सापेक्ष अवकलन, v का पूर्ण अवकलन, हो गया पूरा। अब जरा इन इक्वेशन से देखना, डेल्टा ई इक्वल टू 0 है या नहीं, डेल्टा ई इक्वल टू 0 है या नहीं, तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा ई इक्वल टू 0। देखना, जब डेल्टा ई इक्वल टू 0, और क्या कर सकते हो 0, और क्या कर सकते हो 0, जल्दी बताओ, और क्या कर सकते हो 0, और क्या 0 बताओ फटाफट। है कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे? हाँ, चलिए, जब डेल्टा ई इक्वल टू 0, तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस भी तो 0 है, तो क्या dt बराबर 0 नहीं होगा? इन सब मानों को इसमें रखना, तो क्या आया है आपका, आपका आया डेल ई ओवर डेल वी टी डीवी बराबर 0। समझ में आ गया? अब जरा इस इक्वेशन से देखना, इस इक्वेशन से देखना, जब मेरे पास, एक बार ध्यान से देखो, x इंटू वाई बराबर 0 दे रखा है, तो मैथ वाले बच्चे जानते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो x 0 हो, या y 0 हो, या दोनों ही 0 हो, तभी तो इसका मान 0 हो सकता है। x इंटू वाई बराबर 0 कब हो सकता है, या तो x 0 हो, या y 0 हो, या x और y 0 हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो क्या निकालोगे, या तो मैडम ये 0 होगा, ये वाला, या तो ये 0 होगा। क्या आयतन कभी 0 हो सकता है? क्या मैंने कहीं इस इक्वेशन में ऐसा कहा कि वॉल्यूम है ही नहीं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? नहीं मैडम, आपने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, dB इज नॉट इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा। यानी कि जब शून्य दाब के विरुद्ध कोई गैस कार्य कर रही होती है, तब वह गैस की आंतरिक ऊर्जा हमेशा ताप का फलन होगी, आयतन का नहीं। यानी कि वो सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करेगी, वॉल्यूम पर नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को क्या कर चुकी हूं मैं, 0। दैट्स कॉल्ड जूल्स लॉ। यह कहलाता है जूल का नियम। ये बहुत बार पूछता है पेपर में, मैंने तो बहुत देखा है, जूल का नियम क्या है, जूल का नियम क्या है। ये बड़ा ही सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे सिंपल टॉपिक इसे ही कहते हैं। तो आप बताओ, यहां तक अब कोई दिक्कत है कि इसे दोबारा समझाना है? नोट्स भेज दिए? चले आगे, चलो कर दिए शेयर। यहां तक आगे देखना, यहां तक पढ़ने के बाद नोट्स आपके पास शेयर कर दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके उन्हें लिख लीजिएगा। बिल्कुल जो चीज मैंने समझाई है वही सब चीज लिख रही है उसमें, चिंता मत करो। यहाँ समझने के बाद एक बार पढ़ लेना, मेरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा, पर यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, वहां फिर समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। अब देखना मैंने क्या कहा आपसे, यहां तक पढ़ने के बाद आप ध्यान से समझो मेरी बात। ये जो जूल का नियम है वो आदर्श गैसों के लिए तो अप्लाई हो जाता है, आदर्श गैसों के लिए इस जूल के नियम का मान 0 बताया है इसने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक गैसों पर अप्लाई नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वास्तविक गैसों के लिए जब ये वैल्यू निकाली गई, वास्तविक गैसों के लिए जब ये वैल्यू निकाली गई, आपको ध्यान होगा मैंने उसमें भी लिया था सीपी और सीवी रिलेशन में, तब आप कह रहे थे मैडम ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया है, जूल के नियम का यूज किया गया है उसमें। तो मैंने क्या कहा कि आपने कहा वास्तविक गैसों पे इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों?
वास्तविक गैसों में तो ऑब्वियस सी बात है, आदर्श गैसें तो ऐसी मानी गई हैं कि हम पात्र में भर सकते हैं गैसों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक गैसों में क्या रियल गैसेस ऐसी हो सकती हैं? तो रियल गैसेस में तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम होगा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी होगी, और इंटरनल एनर्जी के सापेक्ष परिवर्तन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। यानी कि ध्यान रखना, वास्तविक गैसों के लिए यह मान उच्च धनात्मक होता है, जबकि आदर्श गैसों के लिए यह मान, यही चीज अप्लाई हो सकती है। इसलिए जूल का नियम सिर्फ आदर्श गैसों पर अप्लाई होता है, वास्तविक गैसों पर नहीं। सेम मैं जूल थॉमसन गुणांक निकालूंगी, तब आप देखोगे वो भी आदर्श गैसों के लिए अप्लाई होता है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ। मैडम क्लास सही नहीं चल रही सर, लास्ट वाला पेज क्लियर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर देंगे, चिंता मत करो, वापस से दोबारा एक बार और नोट्स क्लियर। और एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जिसकी क्लास क्लियर नहीं चल रही है, यदि सभी स्टूडेंट के पास नहीं चल रही है, तो हम आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 स्टूडेंट के लिए सही चल रही है और 1 स्टूडेंट के लिए सही नहीं चल रही है? तो फिर हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है या आपके में? पहले तो मुझे ये बताओ, है क्या ऐसा? एक बार बताओ तो सही कि क्या सभी स्टूडेंट के पास क्लियर नहीं आ रही तो मैं यहाँ कनेक्शन देखूं प्रॉब्लम, और अगर एक के पास नहीं आ रही तो फिर तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। बताओ, आ रही है सबको? अच्छा, अरे वास्तविक गैसों में क्या जीरो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन? मुझे तो बस इतना बता दो, क्या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो जाएगा? मुझे तो सिर्फ इतना बताओ। वास्तविक गैसों का मतलब क्या समझते हो आप? रियल। आदर्श गैसों के, अरे आइडियल गैसेस का पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत कंसेप्ट? फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम आइडियल गैसेस के वो पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, कि किन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है ये, इसके कंसेप्ट्स क्या हैं, ध्यान करो। तो आदर्श गैसें तो ऐसी, आदर्श गैसें क्या है? आदर्श गैसों के लिए कंसेप्ट दिया गया है, आइडियल गैसों के लिए, आइडियल गैसों के लिए ये कहा गया है कि ये गैसें इस तरीके से भरी हुई हैं और ये इस तरीके से पात्र के साथ टक्कर करती हैं, पात्र की दीवारों के साथ टक्कर करती है और परस्पर भी टक्कर करती हैं। तो उन्होंने आदर्श गैसों में तो ये माना, आदर्श गैसों में तो ये माना कि ये पात्र के ऊपर लगाया गया दाब जो है, जो टक्कर के द्वारा वो, और ये आपस में लगाया हुआ दाब कणों का हमेशा इक्वल होता है। इन्होंने तो आदर्श गैसों ने ये कहा। क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो पहले ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब उनके लिए तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जीरो माना है, ये तो एक ऐसी कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो केवल एजम्पशन पर आधारित है, एक परिकल्पनाओं के आधार पर इनको कहा गया है कि हाँ ये नियम होंगे, और बाद में ये अप्लाई भी होते हैं। अभी जब आप कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको आदर्श इंजन माना गया है। कार्नोट साइकिल के कंसेप्ट पर चीजें कार्य जरूर करती हैं, पर कभी कोई कार्नोट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है। तो जब ये वैल्यू निकालोगे आप, वास्तविक गैसों में क्या है? वास्तविक गैसों का मतलब ये रियल, और समझो रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, ध्यान समझना, एक तो आप कहते हो सिर्फ वो रियल लाइफ है और आप कहते हो एक रियल लाइफ है। आप देखते होंगे कोई भी सीरियल उठा लो, कोई भी सीरियल, कोई भी मूवी उठा लो, आप देखते हो उसमें ऐसे ऐसे मारता है गुंडों को, या तो वो मर जाता है या तो ऊपर से गिर गया, हीरो ऊपर से गिर गया, अगर उन्हें जिंदा करना है तो वापस लौट आएगा, और अगर जिंदा नहीं करना है तो नहीं लौट के आएगा। जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन को लास्ट में गोली लगती है, मैंने उसके बारे में जब पापा मम्मी बताते हैं, मेरे बहुत सुना है मैंने, कि जब गोली लगती है तो वो बोलते हैं कि है ना, बहुत शोर शराबा हुआ था कि अमिताभ बच्चन को वापस लाओ वापस लाओ। अगर उन्हें जिंदा वापस करना होता तो वो गोली वाला भी वापस आ जाता, लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा पॉसिबल है? जिस व्यक्ति को गोली लग गई क्या वो बच जाएगा? किसी भी कंडीशन में नहीं बचेगा। कहो तो कंधे वाला भी मर जाए, कहो तो सीने में गोली लगे तो वो भी ना मरे। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ कल्पना पर आधारित चीजें हैं जो आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस की बात करेंगे तो क्या कभी रियल गैसेस में आप गैस को समेट कर रख पाओगे? गैस के कणों के बीच, और इसमें तो मैंने समेट के वैसे भी नहीं रखा है, इसमें तो मैंने मुक्त प्रसार होने दिया है। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे गैस को, अब मैंने बिल्कुल भर दिया गैस को, ऐसे करके मैंने नॉर्मल गैस को यहाँ खाली छोड़ दिया, गैस पूरे वातावरण में फैलेगी।
तो क्या ये वैल्यू 0 हो पाएगी? ये ध्यान रखना, ये वैल्यू वास्तविक गैसों के लिए पॉजिटिव होती है, इसलिए जूल थॉमसन प्रभाव इम्पॉसिबल है वास्तविक गैसों के लिए। केवल जूल थॉमसन प्रभाव आदर्श गैसों के लिए दिया गया, और इसका भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम जूल थॉमसन गुणांक के अंदर पढ़ेंगे, जब देखेंगे हम कि कैसे करते हैं इसे सॉल्व। अब बताओ, अब आया कि नहीं आया? बताओ। वीडियो पॉज हो रही है। चलो अब आगे देखें, आगे चलते हैं। ये तो जूल का नियम है, अब आगे चलते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। पढ़ा है क्या जूल थॉमसन प्रभाव? पढ़ा होगा, अगर फर्स्ट ईयर की फिजिकल ढंग से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली जूल थॉमसन प्रभाव भी पढ़ा होगा। जूल थॉमसन प्रभाव भी पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है क्या जूल थॉमसन प्रभाव? थोड़ा बहुत भी। कुलदीप अगर मेरी क्लास में है, जो बच्चा मुझे एक्टिव लगा, मैं उससे पूछ रही हूँ, हाँ बताना। पढ़ा क्या कभी? फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो अभी, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आइडियल गैसेस में जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ाते हैं वहां। वहां जरूरी होता है इसे पढ़ाना। यहाँ तो सिर्फ इसका छोटा सा, क्योंकि जूल थॉमसन गुणांक हमें ज्ञात करना है, इसीलिए इसको यहाँ पे प्रभावित कर दे। बाकी तो फर्स्ट ईयर में ये आ चुका है क्या? ऐसे कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बस मुझे हाँ या ना का जवाब तो दोगे। पढ़ा है? बताओ क्या होता है जूल थॉमसन प्रभाव? देखो, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? एक्चुअली जूल थॉमसन प्रभाव गैसों के शीतलन पर आधारित है। हम क्या करते हैं? गैसों की कूलिंग करना चाहते हैं। हम गैसों को कूल करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे। एक तो यह है कि दो तरीके हैं गैस को संपीड़ित करने के। क्या क्या तरीके हैं? या तो उसके टेम्परेचर को कम कर दो, ताप को कम कर दो, या फिर उसके प्रेशर को बढ़ा दो। तो गैस अपने आप संपीड़ित होगी या नहीं होगी? ये तो पढ़ा होगा कि गैस संपीड़ित दो ही परिस्थितियों में हो सकती है, या तो टेम्परेचर को क्या करो, कम करो, या प्रेशर को बढ़ा दो। हम मुझे और ये भी ध्यान है, जब क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन की डेफिनेशन हम पढ़ रहे होते हैं, तब हमें पता रहता है कि इनकी डेफिनेशंस के अंतर्गत किसी गैस को संपीड़ित कैसे किया जाता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर की गैसियस स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उसे ढंग से समझना इतना अनिवार्य है कि आपको आने वाली क्लासेस में हर जगह ये चीजें काम आएंगी। तो जूल थॉमसन प्रभाव में क्या था? उन देखिएगा मैंने क्या कहा। अब देखना, अभी फिलहाल हमने जूल का नियम देखा। इस जूल के नियम में हल्का सा मैं चेंज करने का प्रयास करती हूं कि जूल थॉमसन ने क्या कहा। ये अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक जूल है और एक थॉमसन है कोई। इन दोनों ने मिलकर एक नियम दिया है कि क्या नियम था। उन्होंने कहा, ध्यान समझना, जब कोई गैस बहुत सिंपल है, उच्च दाब से निर्वात की ओर प्रवाहित हो रही होती है। अभी तक तो जब मैंने जूल का नियम पढ़ाया उसमें मैंने स्टॉपर लगा दिया था, स्टॉपर लगाने के बाद मैंने प्रवाहित किया उसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी उसके पास स्पेस है मैं कर रही हूं। जूल थॉमसन ने एक प्रयोग और करके देखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर एक छोटे से छिद्र से होकर गुजारा, छोटे से छिद्र से होकर गुजारा। तो उन्होंने प्रयोगों में देखा, जो ये गैस है इसका टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि गैस का क्या हो जाता है? शीतलन, गैस ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? गैस ठंडी हो जाती है। इसी को कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। बड़ा ही सिंपल है। जब किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात की ओर आप प्रवाहित करेंगे, और इस उच्च दाब से निर्वात की ओर प्रवाहित करने के लिए आप छोटी से छिद्र का यूज करेंगे, तो जैसे उसे इस गैस को ऐसे कुछ हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से बनाया होगा। ये माना दो बल्ब हैं, इन दोनों के बीच में एक तो भर दी गैस, एक में कर दिया निर्वात, यानी कि खाली गैस नहीं भरी। अब इसमें से एक छोटे से छिद्र में से होकर गुजारा है, यानी कि कुछ ऐसे छोटा सा छिद्र होगा, एक यहां से गैस निकली,
एक बहुत छोटे से छिद्र से होकर गुजरी है ऐसे। तो यहां से होती हुई ये मैंने थोड़े दूर बना दी है, पास पास होंगे। तो क्या किया, यहां से एक छोटे से छिद्र से यहां प्रवाहित हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, गैस का क्या हो जाता है, गैस का हो जाता है शीतलन। अच्छा, रिकनेक्ट करेंगे 2 मिनट बाद आपसे मिलूंगी अगली क्लास में।